बाद में मगध की एक राजधानी नई बनती है जिसका नाम था पाटलिपुत्र। उस पाटलिपुत्र का अजात शत्रु ने दुर्गीकरण कराया था, यानी किलेबंदी कराई थी, लेकिन उसे राजधानी नहीं बना पाया था। लेकिन उदयन के द्वारा उसको राजधानी बनाया गया था, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि राजगिर है तो पहाड़ों से घिरी हुई थी, और पाटलिपुत्र जो थी वो नदियों से, यानी पाटन नाम का गांव था जिसको पाटलिपुत्र कहा गया, वो नदियों से घिरा हुआ था। अब इसकी ये तो होगी भौगोलिक खूबी। अब आर्थिक समानता की बात करूं, आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से इसकी भागीदारी अच्छी थी भाई। तो देखो राज्य में क्या था, कृषि, उद्योग, व्यापार बहुत ही अच्छा था उस समय, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो व्यापार बहुत अच्छा था, जिससे क्या था भाई, कर बहुत अच्छा, यानी कर, टैक्स बहुत अच्छा आता था। तो ये इसकी आर्थिक संपन्नता के कारण मगध और भी ज्यादा चर्चा का विषय बना कि भाई मगध में खुशहाली बहुत है, क्योंकि टैक्स पर करते थे, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य सभी प्रकार के उद्योग धंधे वहां पर थे। सैनिक संगठन की अगर बात करूं तो मगध में दृढ़ सैनिक व्यवस्था थी। दृढ़ सैन्य व्यवस्था वो कैसे, क्योंकि इसमें मगध की सेना में हाथी भी थे जो कि दलदली भूमि में काम आते थे, घुड़सवारी सेना भी थी, ठीक है ना, जो लड़ाई में बहुत ज्यादा काम आती थी भाई, जल्दी से वाहन थे, यानी हाथी थे, घोड़े थे, और मगध में गए लोहे की खानें थी, जिससे क्या थे, नए नए अस्त्र शस्त्रों का निर्माण बड़ी आसानी से उनके पास में हो जाता था और वो उसे तैयार कर लेते। तो ये सैनिक संगठन के माध्यम से भी देखो मगध का उत्थान हो गया, ठीक है ना। और दूसरी सबसे नई बात, दूसरी नहीं, और भी इससे ज्यादा जो मगध के उत्थान में सबसे बड़ा कारण है वो है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के राजाओं का होना। मगध में जिस किसी भी राजा ने उस समय शासन किया तो उनकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, यानी क्षेत्र विस्तार की नीति ने, ठीक है ना, एक तो उन्होंने युद्ध की और कूटनीति के द्वारा अपने यानी मगध का क्षेत्र विस्तार किया। तो ये सारी जो खूबियां थी ये मगध के उत्थान के लिए पूरक थी, ठीक है। इसमें क्या है, अब मगध में राजा कौन कौन से थे, अगर मैं बात करूं हर्यक वंश के बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है ना, शिशुनाग वंश आ गया उसके बाद में मगध में, और उसके बाद में नंद वंश, ठीक है ना। तो इन सभी ने मगध साम्राज्य के विस्तार में बहुत अच्छा योगदान दिया था, या फिर आप कह सकते हैं बहुत अच्छी क्षेत्र विस्तार में भूमिका निभाई। अब मैं मगध के राजवंश की बात करूं, ठीक है, अब फिर थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आते हैं मगध के राजवंश के बारे में। तो मगध का जो राजवंश था सबसे प्राचीन, उसके बाद में भाई इनके बाद अब पुराण और महाभारत से आ जाते हैं आगे 6ठी शताब्दी में ही, ठीक है ना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आ जाते हैं। तो क्या था, राजवंश की मैंने अभी बात करी आप लोगों से। तो मगध का जो राजवंश था वो था हर्यक वंश, ठीक है ना, मैंने आपको बताया। उसके बाद में क्या था, मैंने आप शिशुनाग वंश, और उसके बाद में नंद वंश। अब मैंने आपको वही बताया, मगध का साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु कहां से थे, तो हर्यक वंश के राजा थे जिन्होंने मगध साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार किया। उसके बाद में शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग और नंद वंश से महापद्म नंद ने विशेष योगदान दिए, मैंने आपको बता दी। अब मैं जो बात करूंगा वो करूंगा मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की, इसकी हर्यक वंश। अब इसके बारे में थोड़ा अब हम जान लेते हैं हर्यक वंश के बारे में मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो देखो सबसे शक्तिशाली, अगर मैं बात करूं सबसे शक्तिशाली राजवंश जो था वैदरथ वंश के बाद किसके, वैदरथ, कहीं कहीं पर वृद्धरथ, सभी याद भाई दोनों ही बोल देता हूं, वृद्धरथ और वैदरथ दोनों ही मिलते हैं देखने को, ठीक है ना। तो मगध में अगर मैं राजवंश की बात करूं तो वैदरथ वंश के बाद में जो सबसे शक्तिशाली राजवंश था उसका नाम था हर्यक वंश, ठीक है ना। यानी हर्यक वंश कब था, तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार, ठीक है ना। तो कौन था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश कब से था, तो 544 से लेकर, है ना, 544 से लेकर
412 क्या था, ईसा पूर्व। अब ये 412 ईसा पूर्व क्या है, ये भी समझने वाली बात है। तो ये वो है कि जब हर्यक वंश ने यानी 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी और 412 ईस्वी तक इसने मगध साम्राज्य पर शासन किया था। ठीक है ना, है। तो 412 ईस्वी में इस मगध साम्राज्य की स्थापना की गई थी। कि किसने थी, तो बिंबिसार। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली राजा बिंबिसार। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज है कि बिंबिसार ने जो शासन किया था वो 544 में तो शुरू किया था, ठीक है, 544 ईसा पूर्व में, और 492 ईसा पूर्व तक इसने अपना शासन किया था। यानी कि 544 में हर्यक वंश था, ठीक है, और हर्यक वंश के हो गए 3 राजा, पहला बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा हो गया उदयन। ठीक है ना, तो उन तीनों ने मिलकर कब तक किया, तो 544 से 512 तक तो रहा केवल हर्यक वंश का राज्य मगध साम्राज्य पर। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे केवल बिंबिसार की। तो बिंबिसार ने, ठीक है ना, तो सबसे शक्तिशाली हो गया, मैंने आपको बताया। बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व में तक शासन किया था। यानी बिंबिसार जो था इस हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक, कौन था, तो बिंबिसार। किसका, हर्यक वंश का। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, समय भी मिल गया। अब देखो, बिंबिसार को मैं बौद्ध साहित्य की अगर मैं बात करूं तो देखो, बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया, क्षेत्र, है ना। बौद्ध साहित्य का दीपवंश, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन सा था, दीपवंश। ठीक है, तो ये बौद्ध साहित्य का एक ग्रंथ है जिसका नाम है दीपवंश। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया दीपवंश में, इसका जो पिता था उसका नाम था बोधिस, है ना। बिंबिसार के पिता को क्या कहा गया है, बिंबिसार का जो पिता, ठीक है, पिता को क्या कहा गया है, बोधिस। तो ये जानकारी जो देते हैं कि भैया हर्यक वंश 544 से शुरू होता है, 412 ईस्वी तक हर्यक वंश का राज्य मगध साम्राज्य में रहता है। लेकिन मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था उसका नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार ने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इसका जो पिता था उसका नाम था बोधिस। बोधिस की जानकारी कौन देता है, बौद्ध साहित्य के अंतर्गत एक ग्रंथ था जिसका नाम था दीपवंश। ठीक है, और ये राजा कहां का था, है ना, तो बोधिस जो राजा था राजगृह का। अब आ गई आपको समझ। ठीक है, तो दीपवंश जानकारी देता है कि पिता जो था जिसका नाम था बोधिस, वो राजगृह का राजा था। अब मैं बात करता हूं बिंबिसार की। तो बिंबिसार की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसी के दौरान मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण क्या कहता है बिंबिसार के बारे में। ठीक है, तो मत्स्य पुराण जो है बिंबिसार को कहता है क्षेत्रोजस। क्या, बिंबिसार का नाम क्या है, ठीक है, और जैन साहित्य में, अब ये ही देखो ट्विस्ट है। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आते हैं कि बौद्ध साहित्य का एक दीपवंश था। दीपवंश में इसके पिता का नाम बोधिस था और वो राजगृह का राजा था। ठीक है, उसके बाद में मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है और जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। ठीक है,
श्रेणिक कहा गया है। बात करते हैं हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था और उसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। तो बिंबिसार जो था वो बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था और क्षेत्र विस्तारवादी नीतियों वाला राजा था, आप इसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसने अपने वैवाहिक संबंधों यानी विवाह के माध्यम से अपनी स्थितियों को मजबूत किया और विवाह के ही माध्यम से अपने क्षेत्र को सुरक्षित भी किया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं बिंबिसार की, तो बिंबिसार ने क्या किया था? बिंबिसार ने अपनी क्षेत्र की यानी अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए शादियों के माध्यम से यानी विवाहों के माध्यम से उसने ये सारे कार्य किए। कहने का मतलब ये है कि इसने सबसे पहले क्या किया, अब अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, भाई क्षेत्र विस्तार के लिए इसने क्या किया, सबसे पहले कौशल की बात मैं करूं तो देखो इसने किया कौशल पर किया आक्रमण। किसने किया? तो बिंबिसार ने। बिंबिसार ने जब कौशल पर आक्रमण किया तो कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत, है ना। तो बिंबिसार ने क्या किया? कौशल पर आक्रमण किया और कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत कौशल का राजा था। विवाह के माध्यम से इसने अपनी स्थिति को मजबूत किया, है ना। संबंधों के माध्यम से स्थिति मजबूत की तो इसका जो संघर्ष था वो कौशल राज्य था। कौशल राज्य पर जब इसने आक्रमण किया तो उसका राजा था प्रसेनजीत। अब प्रसेनजीत ने जब ये चीज देखी कि बिंबिसार मेरे पर आक्रमण कर रहा है तो प्रसेनजीत की एक बहन थी, ठीक है ना। प्रसेनजीत की एक बहन थी और बहन का नाम क्या था? उसका नाम था कौशला देवी, ठीक है। और कहीं कहीं पर महाकौशला, ठीक है ना, महाकौशला भी देखने को मिलता है। तो प्रसेनजीत की बहन थी कौशला देवी और प्रसेनजीत ने कौशला देवी का विवाह कर दिया बिंबिसार के साथ। और जब बिंबिसार के साथ में इसका विवाह कर दिया तो विवाह होने के बाद में क्या है, एक तो विवाह के माध्यम से इनकी संघर्ष खत्म हो गया, ठीक है ना। और दूसरा इनको काशी दहेज में मिल गया, ठीक है ना। और दहेज में क्या मिला? दहेज में काशी, ठीक है ना। दहेज में इनको काशी मिल गया। अब प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी का विवाह किसके साथ हो गया? बिंबिसार के साथ। तो विवाह के माध्यम से इन्होंने कौशल से अपनी शत्रुता खत्म कर दी, ठीक है ना। कौशला देवी का इसके साथ भी विवाह हो गया। काशी इनको दहेज में मिल गया। अब इस काशी की जो आय थी वो 1 लाख सिक्के, 1 लाख सिक्के वार्षिक आय थी, ठीक है। तो 1 लाख सिक्के थे उस समय। अब ये इनको दे दी गई और इनकी उस शादी के साथ ही क्या हुआ? शत्रुता समाप्त हो गई। अब इनकी दूसरी पत्नी की मैं बात करूं तो इसकी दूसरी पत्नी जो थी वो वैशाली की लक्ष्मी राजकुमारी थी। तो इनका दूसरा आक्रमण मगध का किसके ऊपर हुआ? तो वैशाली में कौन रहते थे? लिच्छवी, ठीक है ना। और वैशाली के जो लिच्छवी थे इसकी तो राजकुमारी थी, ठीक है। इसकी राजकुमारी कौन थी? तो वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी थी चेलना, है ना। क्या नाम था? ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर देखो चेलना मिलता है और कहीं कहीं पर चेलना, दोनों ही लिख देता हूं, है ना। तो देखो वैशाली की जो राजकुमारी थी जो कि चेलना थी, वैसे तो ये वज्जी संघ के ही घटक थे, है ना।
तो वज्र संघ एक गणराज्य था, वज्र संघ में ही थे। तो वैशाली के लक्ष्मी जो बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन बिंबिसार जी ने उस पर आक्रमण किया। तो उसके यानी कि दूसरी शादी जो हुई, तो पहली, तो ये जो थी पहली पत्नी, प्रथम पत्नी, ठीक है। तो समझ लेना, प्रथम पत्नी कौशला देवी और दूसरी पत्नी, ठीक है। दूसरी पत्नी कौन थी? तो वैशाली राजकुमारी जिसका नाम था चेलना, ठीक है ना। और चेलना किसकी माता थी? तो आजाद शत्रु की। इसी चेलना से इसका एक पुत्र हुआ था। पुत्र कौन था? उसका नाम था आजाद शत्रु, ठीक है। इस चेलना ही से क्या हुआ था? तो आजाद शत्रु का जन्म हुआ था। यानी बिंबिसार जी का पुत्र कौन था? तो आजाद शत्रु था। तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि विवाह के संबंधों के माध्यम से किस प्रकार से बिंबिसार ने अपने जो रिश्ते थे, संबंध थे, स्थिति कैसे मजबूत की।